हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स रे ऑप्टिक्स का कह सकते हो लास्ट लेक्चर। रे ऑप्टिक्स आज ख़त्म होने वाला है और जस्ट इसके अगले वाले वीडियो में आप पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाश की तरंग प्रकृति, तरंग वाली प्रकृति। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज की टॉपिक हमारी है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, परावर्ती दूरदर्शी। अब तक आपने क्या पढ़ा था? अपवर्ती दूरदर्शी, रिफ्रैक्टिंग। बट आज की टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और इसमें आपके सिलेबस में केवल इसका फिगर ड्रा करना है, फार्मूला वही वाला होता है जो आपने पढ़ा था अपवर्ती यानी कि रिफ्रैक्टिंग वाले में। फार्मूला वही फार्मूला इसके साथ भी यूज होता है और आपके सिलेबस में केवल इसके फार्मूले को रटना है, इसका प्रोविजन नहीं है। तो इसकी बनावट सीखेंगे हम लोग। बट हमारी पहली सबसे बड़ी जानने की आवश्यकता यही है कि हमको रिफ्लेक्टिंग वाले टेलीस्कोप की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या रिफ्रैक्टिंग वाला काम नहीं कर रहा था सही से? तो कुछ ऐसा जवाब हो सकता है कि हाँ सर, रिफ्रैक्टिंग वाला सही से काम नहीं कर रहा होगा, इसीलिए आज हम पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग पढ़ रहे हैं। और जानते हो, इसलिए मैंने रिफ्रैक्टिंग की कमियां यहाँ पे लिखी हैं कि रिफ्रैक्टिंग के साथ दिक्कतें क्या क्या आती थी। ये 4-5 दिक्कतें भी बहुत अच्छी अच्छी दिक्कतें हैं और आप देखोगे तो कहोगे हाँ सर, वास्तव में तुमने बहुत बड़ी बात बताई आज। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं, इसको पढ़ेंगे। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कैसग्रेन टेलीस्कोप और एक होता है न्यूटोरियन टेलीस्कोप। न्यूटोरियन और कौन सा? कैसग्रेन टेलीस्कोप। आपकी किताब में न्यूटोरियन होगा, दोनों पढ़ा जाएगा, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, टाइम बहुत मुश्किल से, इसमें 10 मिनट बहुत है। बाकी पहले इसको देखा जाए कि रिफ्रैक्टिंग में क्या क्या दिक्कतें आ रही थी कि हमको रिफ्लेक्टिंग की आवश्यकता पड़ गई। तो इसकी दिक्कतें देख लो बेटा। देखिए, टू कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट रेज, यानी कि आप जानते हो जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव उतना ज़्यादा कलेक्टर, मतलब उतना रे कलेक्ट होगा। इंग्लिश से मत घबराना, मैंने क्या लिखा है? टू कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट रेज, यानी कि लाइट रेज की बहुत बड़ी मात्रा को लेने के लिए फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो बहुत दूरी पर, वही चंदा मामा आते थे जो उनसे चलने वाली किरणें जब आती थी, बहुत बड़ा बनाना पड़ता था ना वो ऑब्जेक्टिव, उतना बड़ा। तो बहुत बड़ा बनाने की वजह से क्या करता था वो, बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब कि लाइट का अमाउंट लेता था, बहुत ज़्यादा किरणें लेता था। तो फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्टिव लेंस इज मेड ऑफ लार्ज एपरेचर, बहुत ज़्यादा रे ऑफ लाइट को कलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस का जो एपरेचर यानी कि द्वारक था बहुत बड़ा चाहिए था, एंड लार्ज फोकस, और उसका फोकस भी बहुत बड़ा चाहिए था। द प्रॉब्लम आर विथ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, यानी कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के साथ प्रॉब्लम क्या क्या है? पहली प्रॉब्लम ये डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, उसको बनाना बड़ा मुश्किल होता है। अब उसको बनाने का मतलब इतना बड़ा, अगर आपने कभी देखा होगा तो अरे बहुत बड़ा होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह आपको चाहिए, और लेकिन मैन्युफैक्चर को बनाने में बड़ी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत क्या है? डिफ़िकल्ट टू हेल्ड मैकेनिकली, यानी कि उसको अब इतना बड़ा, जब बहुत बड़ा होता है ना, उसको रखने के लिए मैकेनिकली रखने के लिए बड़ी दिक्कतें होती थी, मतलब उसको सेट करने के लिए, सेट करने में तमाम दिक्कतें आती थी। कभी इधर लगाओ सपोर्ट, इधर सपोर्ट लगाओ, उतना बहुत बड़ा होता था ना वो, और कॉस्टली पड़ता था, बहुत महंगा भी आता था। इतना मोटा मोटा ग्लास लेके आए वो, इतना उस शेप को ढालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ कर रहे हो तो कॉस्टली पड़ता था। और ये दोनों इम्पॉर्टेंट आपके लिए, ये जानना ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, दोनों इम्पॉर्टेंट है और आप इसको पढ़ के खुश होने वाले हो। देखिए, स्पेरियल एब्रिएशन, यानी किसे कहते हैं? स्पेरियल मीन्स होता है गोलीय, और एब्रिएशन माने क्या होता है? विपथन होता है, विपथन, गोली विपथन। ड्यू टू शेप के नाते, उसके आकार के नाते, उसमें गोली आकार के नाते उसमें विपथन था। क्या था? लेंस में और मिरर दोनों में होता है। एक गोली विपथन ना दोनों में होता है, लेंस में भी और मिरर में भी। जैसे तुमको समझ में नहीं आना है क्या होता है, मैं समझाता हूँ, आप नॉर्मल हो, मैं समझा रहा हूँ। देखो जरा, मान लो हमने पढ़ा क्या है? लेंस है, हमने पढ़ा क्या है? हमने आपको शुरुआत में जब हमने लाइट शुरू कर रखी थी
तभी हमने आपको बताया था कि अगर ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत नजदीक चलने वाली किरणें यानी कि पैरा एक्सियल वही फोकस पे जाके मीट करेंगी। केवल पैरा एक्सियल रे, मैंने शुरू में इसलिए तुमको बताया था कि केवल पैरा एक्सियल रे क्या करेंगी, फोकस पर मीट करती हैं। ये पैरा एक्सियल रे हैं, पैरा एक्सियल रेज हैं, यानी कि बहुत नजदीक चलने वाली किरणें हैं ये। और मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ही बताया था कि जो एक फोकस पे मिल रही है ना, सारी पैरा एक्सियल रेज हैं, बहुत नज़दीक चल रही हैं, तभी फोकस में मिलेंगी, तभी चांस होते हैं। और आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस इतना बड़ा है, यहाँ पे जो यूज कर रहे हो रिफ्रैक्टिंग वाले में, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो कि आपका कॉन्वेक्स ही होता है उतना बड़ा होता है। अब इतना बड़ा, अब यहाँ से अब देखो ए वाला जो रे है ना, ये हो गया मार्जिनल, यानी कि इसके एक्सिस से बहुत ऊपर। अरे भाई तुम इतना बड़ा अगर ले रखे हो तो मैंने बताया यहाँ वाली किरणें फोकस पर मीट कर सकती है, बट यहाँ वाली किरणें फोकस पर मीट करेंगी, ये संभव नहीं है, वहाँ दिक्कतें होती हैं। तो इसे बोलते हैं जो इससे बहुत मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस जो बहुत ऊंचाई पर बहुत दूरी पर होता है उसे बोलते हैं मार्जिनल रेज। सोचो तो इतने धोखे में पढ़ाया गया था ना धोखा, मेरे साथ धोखा कर दिया तुमने। तो इधर देखो जरा, अब इस मार्जिनल रे को यहीं पे मिलना है, मैंने बताया था ना ये मार्जिनल रे है, पैराक्सियल फोकस पर मीट करती है, बट मार्जिनल पता नहीं कभी आगे करती थी, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। अब बताओ क्या किसी वस्तु का आप इमेज क्या एक बिंदु पर बना पाओगे? तो इतनी बड़े लेंस क्या फायदा, दिक्कत थी ना, बहुत सारी उसको सेट करना पड़ता था, बनता था बट बहुत ज़्यादा तिकड़म लगाना पड़ता था, इसलिए बहुत ही मतलब ये कह सकते हो कि हार्डली यूज, दिक्कत वाला यूज, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इसमें थे। ये समझ में आया ना? और ये दिक्कत किसके साथ थी, अगर मान लो तुम बड़ा सा कोई मिरर ही लेते हो, मिरर अगर बड़ा सा लेते हो तो यहाँ भी तुमने पढ़ा है कि जो पैराक्सियल रे होंगी वही बस मतलब कि फोकस पर मीट करेंगे। अब बहुत बड़ा अगर आप मिरर ही ले लो तो यहाँ से अगर गुजारो मार्जिनल रे को, क्या फोकस से जाएगी? इम्पॉसिबल है, नहीं जा सकती, वो पता नहीं कहाँ से जाएगी। वो केवल पैराक्सियल रे होती है जो मतलब कि हमारे कंडीशन को फॉलो करती है, बट नॉट मार्जिनल रेज। मार्जिनल रेज हमारे कंडीशन को फॉलो नहीं करती, वो फोकस पे नहीं मिलेंगे, कहीं और मिलेंगी, दिक्कतें आएंगी ना यहाँ पे। ओके, समझ में आ गया ना? ये दिक्कत सब इनके साथ भी होती है, लेंस के साथ भी और मिरर के साथ होती है, ठीक है। अब ये पांचवा यानी कि क्रोमेटिक एब्रिएशन, ये केवल लेंस में होता है। क्रोमेटिक एब्रिएशन होता क्या है जी, ये जानते हो क्या होता है? ये होता है रंगीन, इसी इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रंगीन विपथन, यानी कि यहाँ पे दिक्कत है कलर का, यानी कि कलर प्रॉब्लम। अब बोलोगे सर कलर प्रॉब्लम क्या तुम बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तो जरा देखो इसमें, अगर ये मान लो कोई लेंस है भाई, यहाँ पे केवल लेंस में क्यों होता है, मिरर में क्यों नहीं होता है, बताने वाला हूँ, घबराओ ना, बिल्कुल नहीं घबराओ। अब देखो जरा, आप जानते हो कि किसी भी मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो प्रोपोर्शनल 1/λ के होता है जी। 1 बाई क्या होता है? लैम्डा होता है। आप जानते हो कि जो किरणों की बेंडिंग होती है वह उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा झुकाव ज़्यादा हो जाएगा, कम तो झुकाव कम होगा नॉर्मल की ओर। बढ़िया से पढ़े हो ना आप वर्तनांक वाले में? अरे भाई आपने पढ़ा है, रेयरर डेंसर बहुत ज़्यादा करे हो, रेयरर डेंसर इतना ज़्यादा पढ़े हो ना कि क्या बताया जाए। डेंसर मीडियम यानी कि अपवर्तनांक ज़्यादा, रेयरर यानी कि अपवर्तनांक कम, ऐसे बहुत सारे पढ़े हो ना। तो आपको पता है कि जो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है वह लैम्डा के ऊपर डिपेंड करता है, और इस प्रकार डिपेंड करता है कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है। लैम्डा जितना ज़्यादा बेंडिंग उतनी कम, झुकाव। अरे भाई अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो झुकाव भी क्या होगा, इंक्लिनेशन भी क्या होगा, कम ही तो होगा। लैम्डा ज़्यादा झुकाव कम, लैम्डा कम झुकाव ज़्यादा। तब यहाँ पे दिक्कत क्या थी, आप जानते हो कि बहुत सारी कलर की रे चलती हैं, बहुत सारे कलर के रे चलते हैं ना। अगर रेड वाला आया, मान लो इसका एक्सिस हो गया, रेड वाला आया, ये मान लो रेड वाला कलर, रेड वाले का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बेंडिंग सबसे कम होगी इसकी।
यानी कि कहीं यहाँ जाके मिलेगा, बेंडिंग कम होगी, बेंडिंग कम होगी इसकी ना, क्योंकि देखो इस रेड वाले का तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ ज़्यादा होता है और वेवलेंथ ज़्यादा होने से इसकी बेंडिंग कम होगी, जाकर कहीं यहाँ मिलेगा। और आपको पता है वायलेट का वेवलेंथ रेड की अपेक्षा कम होता है, सबसे कम होता है। तो अब बताओ वहाँ पे कम होता है, इसका बेंडिंग क्या होगा, ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने का मतलब क्या, झुकाव ज़्यादा होगा। यानी कि अगर ये वायलेट अगर मान लो ये रेड वाला हो गया, रेड वाला तो अपना यहाँ कहीं मिल रहा है, और ये वायलेट वाला कहाँ मिलेगा, इतना कहीं झुक जाएगा, इतना कहीं झुक जाएगा, बहुत ज़्यादा झुकाव है। ये झुकाव कम है और ये वाला झुकाव क्या है, ज़्यादा है। तो समझ गया ना मैंने क्या बोला, बेंडिंग की प्रॉब्लम है यहाँ पे। बेंडिंग मतलब क्या, इसे बोलते हैं क्रोमेटिक एवरिएशन। हर एक कलर के साथ दिक्कत होती है। तो दिक्कतें तो सर बहुत है, लेकिन तुमने पढ़ाया कैसे इसको, तो बहुत सारी बातें छुपा के कैसे पढ़ाई जाती है ना। तो खैर जितने भी तो सवाल वाल लगाया, बट जब प्रैक्टिकल कभी करोगे तब पसीना छूट जाएगा, तब पता चलेगा हाँ कुछ होता है वास्तव में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में जितनी भी प्रॉब्लम है आपने अच्छे तरीके से समझा। ये दो प्रॉब्लम, स्पेरियल एब्रिएशन एंड क्रोमेटिक एब्रिएशन, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये सब आप में मतलब कि बहुत ही डीपली नॉलेज दे रहा हूँ ना आपको, तो उसको ऑब्जर्व करो आप जरूर, तभी तो बड़े इंसान बनोगे एक दिन। तो फिर से एक बार सुन लो, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, डिफिकल्ट टू हेल्ड मैकेनिकली और कॉस्टली पड़ता है, और स्पेरियल एब्रेशन भी इसके साथ है, और क्रोमेटिक एब्रेशन। एक बात था और, ओनली लेंस के होता है ऐसा, क्योंकि बेटा अपवर्तन केवल किस में होता है, लेंस में होता है। इसमें तो परावर्तन होता है, ये आपका स्पीयर मतलब कि मिरर में नहीं होता, ये केवल लेंस में होता है, क्योंकि बेंडिंग वाला काम लेंस में होता है ना। मतलब कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम इंटर करती है, तो केवल इसमें होता है, लेंस में। इधर तो अपने मीडियम ही रहेगी, तो दिक्कत नहीं है तब, इसलिए ऐसा केवल लेंस होता है। और ये वाला लेंस मिरर दोनों में होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब इसको दोनों को देख लेते हैं, कैसग्रेन टेलीस्कोप एंड न्यूटोनियन टेलीस्कोप क्या होता है। खाली बनाना है, फार्मूला तो पीछे वाला ही है, तो समझ में आया। इसका एक बात अगर मैं बता दूं आपको, तो इसमें आपने फार्मूला पढ़ रखा है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 - 1/r2। इसके बारे में नहीं पढ़ रखा है ना। म्यू ज़्यादा, अगर म्यू ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे आपका फोकस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। म्यू कम तो फोकस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। दिक्कत है ना इसके साथ भी, इसीलिए दिक्कत होता है। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिक्कत करता है ना वहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। अब इनको देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ओके बेटा है इसको, ओके बेटा। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कैसग्रेन टेलीस्कोप क्या होता है, मतलब कि इसको कैसे देखते हैं हम। क्वेश्चन यहाँ पे लेंस ना यूज करके हम दो बड़े बड़े मिरर यूज करते हैं। हाँ लेंस का यूज थोड़ा मोड़ा पड़ेगा, लेकिन बनाते हैं पहला वाला कैसग्रेन टेलीस्कोप बनाते हैं, ठीक है। देखिए जरा, इसमें होता है क्या, हमारे पास एक होता है, बताता हूँ इसमें एलिमेंट कौन कौन से हमको चाहिए, क्या क्या हमको चाहिए, यहाँ पे आपका जाना जरूरी है ना। एक पहली बात तो चाहिए आपको पैराबोलाइडल, कॉनकेव मिरर, मतलब कि परवलयाकार हो, थोड़ा परवलयाकार अवतल दर्पण चाहिए आपको, ठीक है ना। चलिए अच्छा, एक चाहिए आपको, एक आपको चाहिए आईपीस चाहिए देखने के लिए। आईपीस जो कि लेंस होता है आपको पता ही है। और एक और मतलब कि एक और हमको चाहिए यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अगर तीन चीज आपके पास है तो आराम से बनाओगे, बहुत कोई दिक्कत ना आएगी, ना मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत आएगी, ना कॉस्टली पड़ेगा, ना मैकेनिकली हेल्ड होगा, मतलब दिक्कत होगी रखने में उसको। और दूसरी बात है कि ना तो वहाँ पे स्पेरियल एब्रिएशन होगा, ना फिर आपका वहाँ पे क्रोमेटिक एब्रिएशन होगा। देखो जरा ये होता है क्या है, पैराबोलाइडल कॉन्केव मिरर, यानी कि ये थोड़ा पैराबोलाइडल होता है, इस तरह का होता है कि ऐसे नहीं। ए वाला तो मैंने बताया ना कि अगर मार्जिनल रहेगा तो फोकस मैच नहीं करेगा। ये तो खाली ये ऐसा ये वाला है जो बेटा आपको बताया गया, अगर पैराएक्सियल हुआ तब तो फोकस से मैच करेगा, पैराएक्सियल है तो मैच करेगा, बट अगर मार्जिनल हुआ तो नहीं करेगा। लेकिन अगर इसका हमसे पैराबोलाइडल कर दें, परवलयाकार कर दें, थोड़ा मोड़ा इस तरह की मतलब कटिंग कर दें कि ये ऐसे थोड़ा हो जाए, यानी कि इतना झुक जाए, इतना ज़्यादा ये ना रहे, थोड़ा ऐसे स्लोप का, ऐसे आप जानते हो कि पैराबोला होता ही है।
तो यहाँ पे जो जाएगी वो भी यहीं से आएगी, ये जाएगी वो भी यहीं से आएगी, ये जाएगी मतलब चाहे मार्जिनल हो चाहे पैराक्सियल हो, चाहे दूर वाली हो चाहे नज़दीक वाली हो, सब यहीं पे मिलेंगी। तो इसका खासियत यही है। तो इसको यहाँ पे रखते हैं, देखो ध्यान से, तो ए ऐसे ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा, यह है ऑब्जेक्टिव, यह क्या है ऑब्जेक्टिव, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मिरर बोलते हैं। यहाँ पे लेंस नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव मिरर, और इसे प्राइमरी मिरर भी कहा जाता है। इसका प्राइमरी यानी कि प्राथमिक दर्पण कहा जाता है, ये प्राइमरी मिरर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कहो, प्राइमरी कहो। और दिक्कत देखो पैराबोलाइडल होने से क्या हटा, देखो पैराबोलाइडल कॉन्केव होने की वजह से क्या सहायता मिली कि यहाँ पे स्पेरियल एब्रिएशन नहीं होगा, नहीं ये तो नहीं होगा। और दूसरी बात, ये क्या है, ये क्या है, ये मिरर है, और मिरर होने के नाते ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे क्रोमेटिक एब्रिएशन ये अभी तो नहीं होगा, वो तो होता है केवल लेंस में होता है, तो मिरर है, यहाँ पे दिक्कत खत्म हुई ना। चलो अच्छी बात है। यहाँ पे थोड़ा मोड़ा मिटाना पड़ेगा आपको, हटाते हैं इसको, आप बनाइएगा बढ़िया से। जानते हो कि मिटाना पड़ा, यहाँ पे कुछ और रखेंगे अभी। ए मान लो, ए पहली वाला, ए मान लो, ए तो एक्सिस है प्रिंसिपल वाला, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। चलिए अच्छा, अब अनंत से चलने वाली किरणें, आप जानते हो कि आपका जो चंदा मामा, जुपिटर अंकल 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 जो बैठे हैं दूर दूर ना, अगर ये दूर दूर बैठे हैं तो यहाँ से चलने वाली ये जानते हो ना कैसी होती है, पैरेलल होती है। अब पैरेलल ले चलेंगे ऐसे, ए ऐसे बहुत सारी चलेंगी, बट हम तो बनाना है हमको ना। यहाँ पे ये चली, ये चली, अब जानते हो ना रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे आगे मिलेगी, अपने फोकस पे मिलेगी। ए चलो मान लिया फोकस यहाँ पे है जी, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका फोकस है मान लो इसका। ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे एक सेकेंडरी लगाना है। अब देखो ये बनेगा यहाँ पे, इसका इमेज यहाँ बनना तय है। अब यहाँ पे हम एक सेकेंडरी लगाएंगे, सेकेंडरी। सेकेंडरी जानते हो कैसा होगा, जो सेकेंडरी मिरर होगा वो आपका कॉन्वेक्स होगा, मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी मिरर। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, SECONDARY, सेकेंडरी मिरर। ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, अब ये हवाला जो इमेज बना है, ये इसके लिए एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आप भली बात जानते हो कि इसका वाला इमेज यहाँ पे जो है ना, इसके लिए एक सेकेंड मतलब कि इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का काम करता है। और उसके करने के नाते अब देखो जरा, अब यहाँ से रे क्या हो गई, खैर ये जब टकराएगी, यहाँ पे फोकस है, इसका फोकस है, इसको इस तरह सेट करना है आपको। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा एक, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, ए ऐसे, ओके। और यहाँ पे हम रखते हैं एक आई पीस, यही क्या है, आई पीस है। यहीं पे अपनी आंख लगा के देखनी है। अब यहाँ पे आपकी आंख है, ए आई पीस, और यहाँ पे क्या है आपकी एक बढ़िया सी सुंदर सी काली काली आंख है, ठीक है। चलो अच्छा, अब ये क्या होगा, उनको लेके आया, यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे देखो आई डैश बना है, और ये आई डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट, ये ऐसे जाएगा, ऐसे। जानते हो इसको इस तरह सेट करेंगे कि इनके फोकस पे मिले, ऐसे। कहाँ मिले, इनके फोकस पे। ये इनका फोकस है जी, इनका फोकस, इनका फोकस समझ सकते हो ना, इनके फोकस से ऐसे जाएगी जब ना, तो ऐसे क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी इसके, ऐसे जाएगी। तो अभी हवाला यहाँ से इनके फोकस पे मिलना चाहिए, ऐसे जाएगी ना, तो इसके बाद क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और ये वाला तो खैर जा ही रही है, ये सब आपकी आंखों पे पड़ेगी, तो आप एक स्पष्ट इमेज देख पाओगे। क्यों जी, कितना बढ़िया लग गया। अगर ये तुमने क्या कर दिया, कमाल की बात है। तो अच्छा तो लगना था जी, क्या करा जाएगा। तो कैसग्रेन टेलीस्कोप समझ गया ना क्या होता है, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स, दो मिरर होंगे और एक आई पीस होगा, एक आपकी आंख होगी, देख लेंगे आराम से बना करके। अब यहाँ पे दिक्कतें कौन कौन सी नहीं है,
ए वाला भी नहीं है, ए वाला भी नहीं है। देखो इसको रखना भी बहुत कठिन नहीं है, बहुत बड़ा थोड़ी चाहिए। अब आराम से मैकेनिकली रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कास्टली भी नहीं पड़ेगा। कास्टली देखो वहाँ पे पूरा ग्लास होता है और यहाँ पे क्या है, एक पार्ट है, ऐसे छिलका कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं। जो फार्मूले पीछे थे वही यहाँ पे भी हैं। अगर कोई कहता है कि m इनफाइनाइट का क्या होगा, तो इनफाइनाइट के लिए क्या पढ़े हो, FO/FE होता है। और जो इसका मतलब कि आवर्धन क्षमता जो होती है, मैग्नीफाइंग पावर जो होती है, AD वाला क्या होगा, FO/FE 1 प्लस FE क्या होता है, D होता है, बस चिन्ह वही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपको याद करना है, इसका प्रोविजन आपके सिलेबस में है तो देने से फायदा क्या, आप जानते ही हो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस समझ में आया आपको ना, कैसेग्रेन टेलीस्कोप समझ में आया ना। अब इससे बेहतर तो कुछ होना नहीं, आपको याद भी हो गया होगा बेटा। इसको मिटा के ये वाला न्यूटोरियन देख लेते हैं थोड़ा, न्यूटन वाला, दूरदर्शी न्यूटन वाला, न्यूटन साहब ने दिया था, तो इसको मिटाया ना, ओके। तो अब देखा जाता है न्यूटोरियन टेलीस्कोप, दूसरा वाला। नहीं, न्यूटोरियन क्या होता है, ये भी वही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। न्यूटन का दूरदर्शी, न्यूटन साहब ने दिया था जी। पढ़ाई करें, चलो देखो इधर जरा ध्यान से, तो वही वाला पैराबोलाइडल मिरर, ठीक है ना, वही वाला क्या है जी, ये पैराबोलाइडल मिरर है जी। पैराबोलाइडल क्यों है, बिकॉज ऑफ स्फीरियल, ठीक है। हाँ, पैराबोलाइडल क्यों है, बिकॉज ऑफ स्फीरियल एब्रिएशन। अब यहाँ पे इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है जी, ये ध्यान देना, ये पैराबोलाइडल है, पैराबोलाइडल, पैराबोलाइडल। और उसके साथ साथ चूंकि मिरर है ना, मिरर, इसे बोलते हैं प्राइमरी, बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्राइमरी मिरर। ऑब्जेक्टिव भी बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पे इसका मान लो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ हो ऐसे, पिछले वाले में साथ ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा था, कोई बात ना। अब ए आई चंदा मामा, ए आई किरणें, चंदा मामा से आने वाली किरणें मिल गई ऑब्जेक्टिव के फोकस से ऐसे। चंदा मामा नाराज हो जाएंगे तो, उनका फोटो खींच रहे हो, दिक्कत होगी ना, कहेंगे हमको इतना दूर इतना बढ़िया से देख ले रहा है, तो चांद पे आने की आवश्यकता क्या है ना। चलो अच्छा बोल देना, माफ़ कर दो चंदा जी माफ़ कर दो, हमको नहीं तो दिक्कत होगी। अच्छा देखो इधर देखो, यहाँ पे जानते हो क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करने वाला जो तुम पीछे कर रहे थे। यहाँ पे हालांकि एक आई पीस आएगा, कॉन्वेक्स का आई पीस तो आएगा, बट यहाँ पे जानते हो क्या करते हैं, यहाँ पे ए मान लो, एक सीधा सा क्या है, एक प्लेन मिरर है, सीधा है, सीधा नहीं रखना है, इससे 45 डिग्री बेंड करके रखना होता है। इससे 45 डिग्री बेंड करके मिरर जो होगा ना, प्लेन मिरर, जब सेकेंडरी भी कहते हो, इसका नाम क्या है, सेकेंडरी मिरर और प्लेन मिरर, ठीक है। इसको 45 पे बेंड करना, ध्यान देना इस बात का, 45 पे बेंड करके रखना है, नहीं तो कोई दिक्कत होगी आपके लिए तब तो। अब देखो जरा, यहाँ पे ऐसे 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 ऊपर वाला ये मतलब कि कल ही हुआ है। अब बताओ इसका वाला थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया फिगर को, थोड़ा मैंने फिगर को बड़ा बना दिया, बड़ा नहीं बनाया हूँ, लेकिन फिर भी ये वाला यहाँ हटा के यहाँ रखो थोड़ा, ताकि लगे यहाँ कुछ कर रहे हैं ना, नहीं दिक्कत ना हो अपने लिए। इसको हटाते हैं, सॉरी, कोई बात नहीं सर जी, सॉरी कहें बार बार बोलते हो, ऐसे बना दो ना, ऐसे बना दो, ऐसे तो ना होना चाहिए था, ये 45 पे झुका दिया मैंने इसको। अब देखो जरा, अब थोड़ा बढ़िया बनेगा। अच्छा देखो जरा, ये कुछ ऐसा है, 45 पे बेंड है, ये 90 पे ना है, ये 90 पे ना है। अब यहाँ पे इसका इमेज बन चुका है ना। अब ये जो मतलब कि ये इमेज आई डैश है, एक मिनट, ये जो इमेज आई डैश है ना, वो इसके लिए एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी,
और इसका वाला देखो, अब यहाँ पे 90, इसके 90 पे आएगा, मतलब कि आप जानते हो कैसे बनता है इसका इमेज। यहाँ पे इमेजनरी बनाओगे तो 90 पे बनता है, मैंने आपको पढ़ाया था प्लेन में ही। ये 90 होना चाहिए, हालांकि कहोगे सर ये 90 लग रहा है, ये 90 लेकिन नहीं है, गलती से बना है, ऐसे जान जाओ। ये 90 इसको ऐसे बनाना है, और 90 पे इधर ही ऐसे 90 पे भी बन जाए, ठीक उसी कितना बड़ा भी बन जाएगी। नहीं, इतना इधर 90 पे होना चाहिए और ये भी उतना इधर 90 पे। अरे भाई तुमने पढ़ा है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, जितना इधर उतना इधर पढ़ाया मैंने ना, तो 90 पे भी हो जाएगा। अब जानते हो यहाँ पे हमारे पास होता है एक आई पीस होता है, क्या होता है, आई पीस। और ये जो पॉइंट है ना, अब यहाँ से भी जो रे आ रही है वो कुछ ऐसे आएगी, ऐसे इसके फोकस पे मैच करना है। और जब फोकस पे, इसके फोकस पे सेटिंग होनी चाहिए, सेटिंग इसके फोकस पे मैच करती है। और सेटिंग वोटिंग पढ़ने के थोड़ा बड़ा आप किताब का हेल्प ले सकते हो। और जानते हो ये ऐसे जब चलेगी ना तो ऐसे क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल ऐसे चलेगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और ये जब पैरेलल हो जाएगी तो यहाँ पे अपना बड़ा बड़ा काला काला आँख है, सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया, यहाँ से देख लेंगे जी इनको, वही है इनका भी। यम इनफाइनाइट क्या होगा, एफ ओ बाई एफ ई, और एम डी क्या होगा, एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। ये होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, है ना। कोई दिक्कत है क्या, 45 पे बेंड होना चाहिए ऐसे, तो ऐसे आएगा, ऐसे 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 ऐसे, इस पे टकरा के ऐसे ऐसे, मालूम होता है कि ऐसे आता है, और ये वाला ऐसे आता है ना। ये तो 90 समझ में आ रहा है आपको, ये वाला भी समझ में आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा आपको, अच्छे से दिख रहा है, अच्छा तो आपको दिख तो रहा है। तो समझना है क्या है इसमें, देखो इस वाला इमेज बना, इसके लिए आप बार बार पढ़े हो कि जो ये है इस वाले के लिए एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, ऐसे तुम समझ सकते हो, वाले के इधर ना जाएगी इधर आ गई, और ये वाला इसके हिसाब से लंबवत वाला इधर बना लिया, ये तो पढ़े ही हो ये वाला चीज़। तो यहाँ पे क्या हमारी आई पे क्या हो रहा है, बहुत अच्छा सा प्रतिबिंब बन जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको समझ में आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ रे ऑप्टिक्स आज ख़त्म होता है बेहद ही अच्छे से माहौल में। तो फिर मिलेंगे आपसे वेब ऑप्टिक्स पर बेटा, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। इसका इमेज अपने मन से बनाओ, एक बार लिखना सीखो, कैसे जितना मैंने बोला उस तरह लिखना सीख जाओ। बाकी तब भी दिक्कत हो तो दिक्कत तो हो नहीं सकती, क्योंकि किताब देखोगे ना तो कहोगे हाँ सर तूने कुछ बताया है आज। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ लेते हो, ऑल द बेस्ट।